प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का दूसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक संक्षेप में। परमहंस रामकृष्ण देव के शिष्य उनके व्याख्यान के लिए जो सभा होने वाली है उसका सभापति उपेंद्र बाबू को बनाना चाह रहे हैं। उपेंद्र बाबू राजी हो जाते हैं। उपेंद्र बाबू विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास थे, इसलिए सभी उनका सम्मान करते थे और वह भी सबके प्रेम की वजह से ना नहीं कह पाते थे। उपन्यास में दूसरा पात्र है दिवाकर। दिवाकर उपेंद्र बाबू का ममेरा भाई है। माता पिता बचपन में ही चल बसे, तब से मामा के ही घर में रहकर पला। अवस्था लगभग 19 साल की और बीए में पढ़ता है। सतीश। अब तक की कहानी से ऐसा लगता है कि सतीश दिवाकर का मित्र है। सतीश कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन इस बार भी उसे एंट्रेंस एग्जाम में बैठने नहीं मिला। मगर सतीश इस बात को हंसी में टालता रहता है। सभी चाहते हैं कि सतीश भी उपेंद्र बाबू के साथ सभा में रहे, पर सतीश कहता है कि जिस व्याख्यान का उसे पहले से कुछ नहीं पता वह वैसे सभा में शामिल नहीं हो सकता। वह होम्योपैथिक पढ़ने कलकत्ते चला जाता है। 3 महीने से सतीश कलकत्ते में एक मेस में रह रहा है। सावित्री इस मेस की केयर टेकर। बाकियों की अपेक्षा वह सतीश का हर तरह से अधिक ध्यान रखती है। सावित्री की उम्र लगभग 27-28 की होगी, लेकिन चेहरा देखकर उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शरीर एकहरा और सुश्री गठन। सावित्री के जीवन में भी एक बाबू है। ये कौन है इसका अभी तक की कहानी से पता नहीं लग सकता, लेकिन सतीश और सावित्री की बातचीत से ऐसा लगता है कि बाबू सावित्री का पति ही होगा। बातचीत के दौरान सावित्री विपिन बाबू की चर्चा छेड़ती है। सावित्री सतीश को छेड़ते हुए कहती है कि अगर आप न रहे तो विपिन बाबू को बड़ी कठिनाई हो सकती है और उनको गाना बजाना कौन सिखाएगा। उनसे मतलब कुमुदनी। कुमुदनी विपिन बाबू की रखैल है। उसी को गाना बजाना सिखाने की बात सावित्री ने कही। यह सुनकर सतीश आग बबूला हो उठता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। कुमुदनी विपिन बाबू की रखैल थी। उसी को गाना बजाना सिखाने की बात सावित्री ने कही थी। सतीश ने विस्मित होकर पूछा, उसे तुमने कैसे जाना? सावित्री ने कहा, उन्होंने मुझे अपने यहां काम करने को बुला भेजा था। सतीश ने कहा, तुमको? उसका साहस तो कम नहीं है। तुमने क्या कहा? सावित्री ने कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, सोच रही हूं। महीना यहां से अधिक है और काम कम, इसी से लोभ होता है। सतीश की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने कहा, कुछ नहीं, यह विपिन की चाल है। वह प्रायः तुम्हारा नाम लेता रहता है। सावित्री ने हंसी दबाकर कहा, नाम लेते हैं? तब तो जान पड़ता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूं। सतीश ने सावित्री के मुख पर क्रोध से भरी दृष्टि डालकर कहा, देखो, पसंद करना मैं निकाले देता हूं। 100 रुपया जुर्माना देने के बाद से मैंने फिर उस बदमाश की खबर नहीं ली है। अब देखता हूं, फिर कुछ जुर्माना देना पड़ेगा तो दूंगा। अच्छा, तुम जाओ। सावित्री चली गई। राखाल बाबू के बिछौने धूप में डालकर चटपट लौट आई। खिड़की की दराज से देखा, सतीश कुर्ता पहन चुका है और संदूक खोलकर नोटों का बंडल चुपके से जेब के भीतर रख रहा है। सावित्री दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर दोनों हाथों से राह रोक कर बोली, कहाँ की तैयारी है? सतीश ने कहा, काम है, रास्ता छोड़ो। सावित्री ने कहा, क्या काम है? जरा मैं भी तो सुनूं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, हट जाओ। सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, देखती हूं भगवान ने आपको किसी भी गुण से वंचित नहीं किया है। पहले जुर्माना भी दिया जा चुका है। सतीश ने भौहें सिकोड़ी, मुंह से कुछ नहीं कहा। सावित्री ने कहा, यह तो आपकी बड़ी जबरदस्ती है। मेरा जहां जी चाहेगा वहां काम करूंगी, जहां न चाहेगा न करूंगी। इसके लिए आप क्यों लड़ना झगड़ना चाहते हैं? सतीश ने कहा, झगड़ा करूं या न करूं मेरी मर्जी, तुम क्यों राह रोकते हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा जरा ठहरिए, मैं जब आ जाऊं तब चले जाइएगा। सतीश लौटकर जैसे अपने पलंग पर बैठा, वैसे ही सावित्री ने फुर्ती से कोठरी के बाहर आकर दरवाजे की सांकल चढ़ा दी और खिड़की के पास से वह धीरे धीरे कह गई, आप जब तक शांत न होंगे दरवाजा न खोलूंगी, नीचे जाती हूं। इतना कहकर वह सचमुच नीचे उतर गई। बाहर न जाकर सतीश क्षण भर चुपचाप बैठा रहा, फिर कुर्ता उतारकर फर्श पर फेंक दिया और पलंग पर पड़ा रहा।
विपिन से सतीश का परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ते में आकर वह परिचय घनिष्ठता में बदल जाने पर भी सतीश खुद भी यह लक्ष्य कर रहा था कि इस डेरे में विपिन का आना जाना अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ गया है। आज सावित्री की बातों से उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गया। विपिन सतीश का मित्र और बड़ा आदमी था, इसलिए इस मेस में उसका यथेष्ट सम्मान और आदर था। सतीश की गैर हाजिरी में भी विपिन के आदर सत्कार में कोई त्रुटि न हो, यह भार स्वयं सतीश ने सावित्री के ऊपर डाल दिया था। डेरे में लौटने पर जब तब सतीश को यह खबर मिलती रहती थी कि इस खातिर तवज्जो को विपिन पूरी मात्रा में वसूल कर लेता है। इस सरल उदारता की तुलना में विपिन की यह कुत्सित लंपटता आज सतीश को घोर कृतज्ञता जान पड़ी और तीक्ष्ण कांटे की तरह उसके मन में खटकने लगी। अपने प्रति विपिन का सौहार्द और घनिष्ठता दिखाना, आमंत्रण निमंत्रण, यह सब क्षण भर में ही उसे विष सा जान पड़ने लगा। बाहर तो वह चुपचाप पड़ा हुआ था, किंतु उसके भीतर मर्मभेदी रोष और प्रतिहिंसा पिंजरे में बंद हिंसक पशु की तरह इधर से उधर चक्कर काटने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद लौटकर सावित्री ने खिड़की के बाहर से ही धीमे से कहा, क्रोध शांत हुआ बाबू? सतीश ने कुछ उत्तर न दिया। दरवाजा खोलकर सावित्री कोठरी के भीतर आ खड़ी हुई, बोली, अच्छा तो यह बतलाइए, यह आपकी कैसी जबरदस्ती है? सतीश ने किसी और देखे बिना ही कहा, काहे की जबरदस्ती? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं, अपना लाभ देखते हैं। मुझे अगर कहीं अच्छी नौकरी मिलती है तो उसमें आप क्यों बाधा डालते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, मैं क्यों बाधा डालूंगा? तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अवश्य जा सकती हो। सावित्री ने कहा, इधर तो यह कहते हैं, लेकिन उधर मेरे नए मालिक से मारपीट करने के लिए तैयारी करते हैं। सतीश उठ बैठा, बोला, तुम ऐसी जगह पर रहती तो क्या करती सावित्री? तुम्हारी चीज को अगर कोई धोखा देकर उठा ले जाए? सावित्री ने कहा, मैं क्या आपकी चीज हूं? इतना कहकर सावित्री मुस्कुराई। सतीश ने लज्जित होकर कहा, दूर यह नहीं, किंतु। सावित्री ने कहा, किंतु परंतु की कोई जरूरत नहीं, अब मैं वहां काम करने नहीं जाऊंगी। सतीश का कुर्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। सावित्री ने उसे उठा लिया और जेब से सब नोट निकाल कर रख दिए। बक्स में ताली लगी हुई थी। नोटों का बंडल बक्स में रखकर उसे बंद कर दिया और ताली को अपने पास के गुच्छे में डालते डालते कहा, चाबी मेरे पास है, रुपयों की जब जरूरत हो मुझसे मांग लीजिएगा। सतीश ने कहा, अगर तुम चुरा लो तो? इसके जवाब में हंसी को होठों से दबाती हुई सावित्री ने आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा झन से पीठ पर डाल दिया। फिर कहा, मैं चोरी करूंगी तो आपको बुरा न लगेगा। सतीश क्षण भर सावित्री के मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखता रहा। उस क्षणिक दृष्टि में उसने सावित्री में क्या देखा वह वही जाने। वह जैसा चौंक उठा, बोला, सावित्री, तुम्हारा घर किस देश में है? सावित्री, बंगाल में। सतीश, इससे अधिक कुछ नहीं बताओगी? सावित्री, ना। सतीश, अच्छा गांव जिले का नाम तो बता दो ना, जाति तो बताओगी? सावित्री ने हंसकर कहा, जाति जानकर क्या होगा, मेरे हाथ की रोटी ना खाइएगा। सतीश, यह तो संभव नहीं, लेकिन जोर देकर पूरी तरह से ना भी नहीं कह सकता। सावित्री की आंखें चमक उठी। क्षण भर अपने दोनों विशाल नेत्र सतीश के मुख पर टिकाकर वैसे ही हंस पड़ी। बच्चों की तरह सिर हिलाकर कंठ स्वर में अनिर्वाचनीय दुलार भरकर बोली, ना नहीं कह सकते? भला क्यों, बताइए तो। अकस्मात सतीश के सिर पर भूत सवार हो गया। उसके हृदय का रक्त जैसे नाच उठा। उसके मुंह से उसी क्षण गाढ़े स्वर में निकल गया, यह तो नहीं जानता सावित्री, लेकिन तुम अगर अपने हाथ से भोजन बनाकर दो तो नहीं करना मेरे लिए कठिन है। सावित्री, कठिन है? अच्छा, किसी दिन देखा जाएगा। इसके बाद एकाएक यह कहती हुई कि अरे राखाल बाबू का यह छोटा तकिया तो धूप में डालना भूल ही गई, फौरन कोठरी के बाहर हो गई। एक बात तो सुनते जाओ सावित्री, कहते हुए सतीश ने सहसा सामने झुककर उसके आंचल का एक छोर पकड़ लिया। सावित्री दोनों आंखों से बिजली बरसाती हुई छी जाती हूं कहकर एक झटके से आंचल छुड़ाकर तेजी के साथ चल दी। एकाएक जैसे एक दुर्घटना हो गई, क्या से क्या हो गया।
सावित्री के इस अकस्मात डरकर भाग खड़े होने, इस दबी आवाज में जाती हूँ कहने और आंखों की बिजली ने वज्र की आग की तरह सतीश की सारी दुर्बुद्धि को पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। कुत्सित लज्जा के अधिकार से उसका सारा शरीर शूल से बिंधे हुए सर्प की तरह सिकुड़ने लगा। उसे जान पड़ा इस जन्म में अब वह सावित्री को मुंह न दिखा सकेगा। सावित्री किसी प्रयोजन से कहीं फिर न आ पड़े, इस आशंका से वह तुरंत एक चादर लेकर आंधी की तरफ बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियां उतरने को बाकी ही थी जब सतीश ने ऊपर से सावित्री की आवाज फिर सुनी। वह रसोई घर से दौड़ती हुई आकर गर्दन बढ़ाकर सतीश को पुकार कर कह रही थी, खा पीकर घूमने जाइएगा बाबू, नहीं तो बना हुआ सारा सामान खराब हो जाएगा। लेकिन सतीश ने जैसे सुना ही नहीं। वह बिजली की तरह तेजी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन सवेरे जब सावित्री यह पूछने आई कि आज खाना क्या बनेगा, तब सतीश ने धीरे धीरे कहा, कुछ ख्याल न करना सावित्री। सावित्री ने विस्मय की वाणी से पूछा, काहे का ख्याल न करूं? सतीश सिर झुकाकर चुप रह गया। सावित्री ने धीरे से हंसकर कहा, आप भी खूब हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, बतलाइए क्या क्या बनेगा। सतीश ने कहा, मैं नहीं जानता, जो तुम्हारा जी चाहे बनाओ। अच्छा कहकर सावित्री चली गई, फिर दोबारा नहीं पूछा। लगभग 2 घंटे के बाद लौटकर बोली, क्या बात है, बताइए तो, आज भी क्या वही पादमेकम न गच्छामि? सतीश चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज गया है बाबू। देर हो जाने की खबर से सतीश ने तनिक भी घबराहट नहीं प्रकट की। बोला, बच जाने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सावित्री ने कहा, क्या अच्छा नहीं लग रहा? पढ़ने जाना? सतीश मन ही मन खींच रहा था, जवाब नहीं दिया। सतीश का मुख देखकर सावित्री ने यह बात जान ली। क्षण भर चुप रहकर धीमी आवाज में कहा, लिखना पढ़ना नहीं अच्छा लगता, अब शायद औरत का आंचल पकड़कर खींचना अच्छा लगता है। जाइए अपना स्कूल, व्यर्थ यहां पड़े रहकर उपद्रव न कीजिएगा। सावित्री की इस झिड़की में यद्यपि हार्दिक स्नेह और सतीश का भला चाहने के सिवाय और कुछ न था, तथापि उसके कहने का ढंग और मुख मुद्रा ऐसी थी कि सतीश को जान पड़ा जैसे उसके सारे शरीर में करेंच मसल दिया गया हो। देखते ही देखते उसका मुंह और आंख क्रोध से लाल हो उठा। उसने कहा, देखता हूं तुम जबान संभालकर बोलना नहीं जानती, जो मुंह में आता है वही कह उठती हो। मुंह लगाने से कुत्ता ही सिर पर नहीं चढ़ता, मनुष्य को भी चिताना पड़ता है। यह तो गाली गलौज है। सावित्री क्षण भर चुप रही, फिर स्वर और धीमा करके बोली, चिताना तो पड़ता ही है सतीश बाबू, नहीं तो आपको ही क्यों चिताना पड़ता कि यह भले आदमियों का डेरा है, रासलीला का स्थान वृंदावन नहीं है। इतना कहकर सावित्री तेजी के साथ वहां से चली गई। दुख और विस्मय से सतीश स्तंभित हो गया। यह तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सावित्री इस तरह वाक्य वाणों से उसे वेध सकती है। बड़ी देर तक उसी तरह बैठा रहा, फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ और किसी तरह स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने बाहर चला गया। उस दिन भर उसका अपमान की चोट खाया पीड़ित क्षुब्ध चित्त अपनी प्रवृत्ति को फटकारता रहा, और जितना ही उसे अपने इस अचिंतित अद्भुत व्यवहार का कोई तात्पर्य ढूंढे नहीं मिला, उतना ही उसके मन के बीच यही एक बात बार बार आकर आरी की तरह उसे काटने लगी। क्यों उसने आंचल पकड़ा था? सावित्री से वह क्या बात कहना चाहता था? अगर सावित्री इस तरह भाग न जाती तो वह क्या कहता और क्या करता? निरंतर इसी तरह के तीखे प्रश्न करके उसका अपना अपदस्थ क्रुद्ध अंतःकरण सावित्री की बात से भी बढ़कर अधिक निष्ठुर भाव से लगातार उसे पीड़ित करने लगा। इस तरह वह दिन भर अपने अस्त्र से ही अपने आप छत विक्षिप्त होता रहा। दिन समाप्त होने पर शाम को वह गंगा के किनारे जा पहुंचा और नाव पर गंगा की हवा खाने का निमंत्रण दे रहे माझियों के मधुर आग्रह और विनीत प्रार्थना के आक्रमण से किसी तरह अपनी जान बचाकर वह एक पत्थर की शिला पर निर्जीव की तरह बैठ गया। कल जब सावित्री के सामने अचानक मानसिक दुर्बलता प्रकट हो पड़ी, तब लज्जा के मारे वह मेज से सांस रोककर भाग खड़ा हुआ था। उस लज्जा में जैसे कुछ माधुर्य मिला हुआ था, जैसे किसी ने आड़ में रहकर उसमें हिस्सा बटाया था। किंतु आज सावित्री के व्यंग्य की आग में उस रस की आखिरी बूंद तक सूख गई और उसकी निस्संग लज्जा सर्वथा शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में चुभ गई। उस दिन उसके आत्मसंभ्रम का सिर झुका था।
आज उसकी गर्दन टूट गई। और सबसे अधिक उसे दुख यह खटकने लगा कि उसने इस स्त्री से आज तक जितनी हंसी दिल्लगी की है, उस सब का आज एक कुत्सित अर्थ लगाया जाएगा। कल सवेरे तक उसके हास परिहास में निर्दोष विनोद के सिवाय सचमुच दूसरा कोई मतलब नहीं था, किंतु आज के निर्जन मध्याह्न के तनिक से असंयम के बाद वह बात जबान पर लाने का रास्ता ही नहीं रहा। इस बात पर सावित्री किसी तरह विश्वास नहीं करेगी कि उसके मन में बहुत दिनों से छिपी हुई आसक्ति मौके की ताक में नहीं थी। वह अपने मन में कहेगी कि इस भले मानुस के मन में यह था, लेकिन उसके मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। यह सच्चाई समझाकर कहने का समय और सुयोग उसे कब मिलेगा? वह सच्चरित्र लड़का नहीं है और इसकी लज्जा भी उसे कुछ अधिक नहीं थी, किंतु ढोंगी होने की बदनामी वह कैसे सह सकेगा? उसने मन ही मन कहा कि वह अगर चोर है तो चोर की तरह सेंध काटने का साबल हाथ में लिए हुए क्यों नहीं पकड़ा गया? सावित्री मन ही मन हंसकर कहेगी कि यह साधु बना हुआ आदमी जटा कमंडल धारण करके हाथ के त्रिशूल से सेंध काट रहा था, इतने में पकड़ लिया गया। बदनामी या अपवाद की कल्पना उसे भूसी की आग में जलाने लगी। इसी तरह बैठे बैठे कितनी रात बीत गई उसे यह मालूम भी नहीं हुआ। कब नदी का भाटा समाप्त हो गया और ज्वार से बढ़ा हुआ पानी उसके पैरों तक आ गया। कब कलकत्ते की गली गली गैस के प्रकाश से जगमगा उठी। कब सिर के ऊपर आकाश काला हो गया और तारे निकल आए, इसकी कुछ भी उसे खबर नहीं हुई। जाड़े की नदी तट की ठंडी हवा लगने से वह जड़ाने लगा। ऊपर की चलकट की घड़ी में 12 बज गए। तब सतीश उठकर अपनी मेज की ओर चला। इस समय वह शायद कुछ देर के लिए अपनी काल्पनिक आशंका की बात को भूल गया था, लेकिन चलते चलते मेज की दूरी जितनी घटती गई उतना ही उसका मन फिर से उसी पश्चाताप से संकुचित होने लगा। अंत में गली के मोड़ पर आकर यह दशा हो गई कि पैर आगे नहीं उठते थे। धीरे धीरे किसी तरह वह मेज के सदर दरवाजे के समीप आ पहुंचा। वहां चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा। मेज में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई कहीं जाग रहा है ऐसा जान नहीं पड़ा। यद्यपि वह जानता था कि इतनी रात को सावित्री निश्चय ही अपने घर लौट गई होगी, तथापि दरवाजे में धक्का देने या पुकारने का साहस नहीं हुआ। उसे डर लगने लगा कि कहीं सावित्री ही आकर दरवाजा न खोल दे। ठीक इसी समय किवाड़ अपने आप ही खुल गए। क्षण भर तो सतीश कुछ बोल ही नहीं सका। उसके बाद कहा, कौन? बिहारी? बिहारी, हाँ बाबू। सतीश, सब लोग खा पी चुके? बिहारी, जी हाँ। सतीश, नौकरानी चली गई? बिहारी, जी हाँ, मुझे बैठने को कहकर अभी अभी गई हैं। सुनकर सतीश की जान में जान आ गई। खुश होकर नौकर से दरवाजा बंद करने के लिए कहकर प्रफुल्ल मुख से ऊपर की ओर चला गया। बिहारी ने आकर कहा, बाबूजी, आपका खाना? खाना रहने दो, मैं भोजन करके आया हूँ। बिहारी ने कहा, आपका पान और पानी उस टेबल पर रखा है। सतीश ने कहा, अच्छा तुम जाकर सो। बिहारी के चले जाने पर सतीश भी बिस्तर पर लेट रहा और तुरंत सो गया। झगड़ा करने के बाद से सावित्री का मन खराब हो रहा था। सतीश ने उसे कड़वी बात अवश्य कही थी, लेकिन उसके बदले में उसने कटु वचन कहकर उचित नहीं किया। यह पछतावा दोपहर भर सावित्री को क्लेश देता रहा। इसी से संध्या के उपरांत किसी समय एकांत में क्षमा याचना करने की आशा से सावित्री सतीश के आने की राह देखती रही, लेकिन जब शाम बीत गई तब उसकी आशा आशंका में बदलने लगी। वह जानती थी कि इस कलकत्ते में विपिन की बैठक के सिवाय कहीं सतीश के जाने का स्थान नहीं। इसी से सबसे पहले उसे यह भय हुआ कि सतीश उसी मंडली में जाकर मिल न गया हो। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। सतीश नहीं आया। उसके और कहीं जाने की बात सोच न पाने के कारण संशय जब दृढ़ विश्वास के रूप में बदल गया, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो उठा। वास्तव में उसे यह सोचकर घृणा मालूम होने लगी कि वह क्षमा मांगने के लिए ऐसे आदमी की राह देख रही है। इसी कारण बिहारी से बैठे रहने के लिए कहकर सावित्री बहुत रात गए अपने घर को लौट गई। घर जाकर बिछौने पर पड़ रही, पर आंखों में नींद न आई। उसकी सारी देह न जाने किसी एक अद्भुत अशांति अथवा बेचैनी के साथ सवेरा होने के लिए छटपटाने लगी। कोठरी में रखी छोटी टाइमपीस घड़ी में रात के सब घंटे बज गए। उसने जगे रहकर उनकी आवाज सुनी
और अच्छी तरह उजियारा होने की प्रतीक्षा न कर पाने के कारण नींद की खुमारी में ही उठ बैठी। धोती कपड़े बदलकर मुंह में आंखों में पानी की छींटे देकर घर से निकल पड़ी। उस समय राह में मारवाड़ी स्त्रियां दल बांधकर गाती हुई गंगा स्नान करने जा रही थीं। उधर देखकर सावित्री ने जैसे ही कहा, माँ गंगा, जाकर सब अच्छा ही देखो, वैसे ही उसके दोनों होंठ कांप उठे और आंखों में से गर्म गर्म आंसू उमड़ आए। कल्पित आशंका से सारे मन को परिपूर्ण करके तेजी के साथ चलते चलते 1000 बार उसने मन ही मन कहा, वह अच्छे रहें, जो जी चाहे करें, पर अच्छे रहें। मेस में आकर कई बार पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाजा खोलते ही खबर दी कि सतीश बाबू बहुत रात गए आए थे और कहीं से खा पी कर आए थे। इस वृद्ध को यह मालूम था कि यह खबर पहले दे देने की जरूरत है। सावित्री ऊपर जीने पर चढ़ रही थी, रुककर खड़ी हो गई, माथा सिकोड़ कर पूछा, शायद भोजन नहीं किया? बिहारी ने कहा, नहीं, उनकी थाली वैसे ही ढकी है। सावित्री हूं कहकर चली गई। उसका दुश्चिंताग्रस्त मन निर्भय निश्चिंत होने के साथ फिर ईर्ष्या से जल उठा। दूसरे दिन यथा समय सतीश की आंखें खुल गई। जागते ही सबसे पहले उसे सावित्री का ख्याल आया। ठीक उसी समय सावित्री आकर उपस्थित हुई। उसके मुखमंडल पर बदली के दिन का सा अंधकार छाया था। उसके मुख की ओर एक बार नजर डालकर ही सतीश ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने कहा, आज खाना क्या बनेगा? पूछने आई हूं। सतीश ने किसी और देखे बिना कहा, जो रोज बनता है वही बने। अच्छा कहकर सावित्री जाने के लिए उद्यत होकर फिर खड़ी हो गई और बोली, पढ़ने की तरह क्या खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता? सतीश ने धीमे से कहा, मैं खाकर आया था। वह डरकर झूठ बोल गया, किंतु घृणा के मारे सावित्री ने फिर यह नहीं पूछा कि कहाँ खाकर आए थे। क्षण भर चुप रहकर सावित्री ने कहा, आज 2 दिन से आप किस लिए भागे भागे फिर रहे हैं? जरा सुनो तो, अगर कोई असुविधा हो तो मुझे जवाब दे सकते हैं, फिर भागने की जरूरत। सतीश ने सिर उठाकर कहा, तुम्हारा अपराध क्या है? इसके सिवा मुझे तो जवाब देने का कोई अधिकार नहीं। इस मेस में मैं अकेला तो नहीं रहता। सावित्री ने कहा, अकेले आपका मेस होता तो शायद आप मुझे जवाब दे देते। अच्छा, न हो तो मैं आप ही चली जाती हूं। सतीश को कुछ उत्तर दिए बिना चुप देखकर सावित्री मन में और अधिक जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप प्रसन्न होंगे? मैं आपके पैरों पड़ती हूं सतीश बाबू, हाँ या ना एक जवाब दे दीजिए। तब भी सतीश चुप ही रहा। इसका कारण यह था कि सावित्री का इस मेस में कितना महत्व है वह खूब जानता था, और यह भी उससे छिपा नहीं था कि सावित्री अगर इस तरह एकाएक चली जाएगी तो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, और तब सारा किस्सा लोगों की जबान पर चक्कर काटता हुआ कैसा निंदनीय जघन्य रूप धारण करेगा। निश्चय रूप से यह सब अनुमान करके वह डर गया। क्षण भर चुप रहने के बाद धीमे से उसने कहा, मुझे माफ कर दो सावित्री, महीना 15 दिन जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तुम कहीं न जाना। और कोई समय होता तो सावित्री उसी समय क्षमा कर देती, किंतु सतीश के बारे में वह मन ही मन एक अमूलक संदेह पाले हुई थी। इसी कारण सतीश की इस धीमी आवाज की छल कल्पना से वह निर्दय हो उठी। सतीश के कंठ स्वर का अनुकरण करके वह तुरंत कह उठी, आप इतना आडंबर करके क्षमा मांगकर साधु क्यों बनना चाह रहे हैं? मुझसे नीच स्त्री का आंचल आपने क्या आज नया खींचा है, जो लज्जा से एकदम दबे जा रहे हैं? इससे तो अच्छा यही होगा कि आप घर चले जाइए। कलकत्ते में रहकर बेकार अपने आप को बिगाड़िए मत। लिखना पढ़ना आपके बस का काम नहीं। जो सतीश उग्र प्रकृति के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी से नहीं दबता था, किसी की बात को बर्दाश्त करना जिसका कभी स्वभाव न था, वह इस समय इतनी बड़े अपमान की बात को भी हजम कर गया, कुछ नहीं बोला। उसका अपराधी मन असहाय भारी भार लादे हुए पशु की तरह ऐसी बेबसी और लाचारी से बीच राह में ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा था कि सावित्री की इस बार बार की निष्ठुर मार से भी वह किसी तरह सिर उठाकर खड़ा न हो सका। किंतु सावित्री अपनी बात से आप ही जैसे चौंक पड़ी। उसकी स्पर्धा क्रोध की सीमा को लांघ गई। अपने शब्द खुद उसके कानों को खटके। वह बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीरे धीरे वहां से चली गई।
आज भी सावित्री सारे कामकाज में लगी रहकर भी दिन भर उत्कंठित हो रही। सतीश अगर कल की तरह आज भी क्रोध प्रकट करता या सावित्री की एक भी बात का उत्तर देता तो अच्छा होता, किंतु उसने यह कुछ भी नहीं किया। गंभीर विषादपूर्ण मुंह बनाए नित्य नियम के अनुसार खाना पीना समाप्त करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौटकर आकर चुपचाप कोठरी में बैठ रहा। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ देख सुन रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई बहाना करके उसकी कोठरी में घुसने का साहस उसे नहीं हुआ। नित्य संध्या के पहले वह आप जाकर उसकी कोठरी में झाड़ू दे आया करती थी, किंतु आज बिहारी को भेजकर यह काम कराया और शाम को भी बिहारी ही दिया जला आया। रोज इस समय राखाल बाबू की कोठरी में चौसर का अड्डा जमता था। आज भी लोग जमा हुए। वहां खिलाड़ियों और दर्शकों का घोर कलरव रह रहकर उठने लगा। सामने की खुली छत पर कोई न था। सावित्री इधर उधर देखकर सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपचाप दबे पैरों चलकर सतीश की कोठरी में जा खड़ी हुई। सतीश बिछौने पर चित्त पड़ा हुआ शायद छत की धन्नियां गिन रहा था। सावित्री को देखकर उठ बैठा। क्षण भर चुप रहकर सावित्री ने कहा, आपके लिए पूजा का चौका लगा दूं? सतीश ने कहा, लगा दो। सावित्री को फिर चुप रह जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में वह फिर कह उठी, अच्छा लोग क्या कहेंगे बताइए तो। सतीश ने कोई उत्तर न दिया। सावित्री ने कहा, आप मुझसे यहां रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आप खुद यह क्या लीला कर रहे हैं बोलिए। सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैं कोई लीला नहीं कर रहा हूं, केवल चुपचाप बैठा हूं। सावित्री ने कहा, यह चुपचाप बैठना ही तो सबसे बुरा और भद्दा है, और सब जब चुप नहीं है तब आप अगर इस तरह चुपचाप मुंह बनाए बैठे रहेंगे तो अवश्य ही लोगों में कानाफूसी होगी। क्या आप यही चाहते हैं? क्षण भर चुप रहकर फिर वह बोली, वह जो कहते हैं खरोंच कर घाव करना, आप ठीक वही कर रहे हैं। कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन आप दोषी बन बैठे हैं। इस बात को लेकर चार आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी दिल लगी करेंगे, या आप भले ही सह लें, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त न होगा। तब तो मैं देखती हूं कि मुझे यहां से नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। सतीश ने मन ही मन अस्थिर होकर कहा, दोष क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? सावित्री ने कहा, ना, जरा आप गौर करके देखिए तो आपका मन आप ही साफ हो जाएगा। आपका जैसा दोष। सावित्री आगे नहीं कह सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अकस्मात किसी गहरे गड्ढे के पास आकर अपने दोनों पैरों को समेटकर जैसे प्राणपण से रुक जाता है, ठीक वैसे ही सावित्री की चलती हुई जीभ इस जगह रुक गई। उसके यूं अकस्मात रुक जाने से विस्मित सतीश ने जैसे सिर उठाया, वैसे ही सावित्री से उसकी आंखें चार हो गई। सावित्री लाज के मारे जैसे मर गई। वह तले से ऊपर तक कांप उठी। सतीश न जाने क्या कहने जा रहा था कि सावित्री ने उसे रोककर कहा, चुप रहिए, आप भी समझिए सोचिए, दिल को तार बनाकर बेकार कष्ट न पाइए। ओ बिहारी, बाबू की पूजा की जगह जल्दी से धोकर चौका लगा दे, मैं बड़ी देर से आसन लिए खड़ी हूं। बिहारी किसी काम से उधर आ रहा था। वह तुरंत जल लेने के लिए लौट गया। सावित्री ने लांछित अपमान के स्वर में कहा, क्या आप आंखें खोलकर एक बार भी वह नहीं देख पाते कि आपके इस व्यवहार के कारण आज 2 दिनों से मैं कैसे उत्तरोत्तर अतिष्ठ होती जा रही हूं, परेशान हूं, ताज्जुब है। सावित्री की इतनी जल्दी जल्दी कही गई बातें संपूर्ण रूप से हृदयगत करने का, अच्छी तरह से समझने का अवकाश तो सतीश को नहीं मिला, तो भी उसके भीतर जो एक ग्लानि पैदा हो गई थी वह बहुत कुछ जैसे साफ हो गई। इसके बाद ही क्षमा पाए हुए अपराधी की तरह पश्चाताप के स्वर में उसने कहा, मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने अधीर होकर कहा, अगर आप न समझे तो मैं आपको किस तरह समझा सकती हूँ? 100 बार 1000 बार कहती हूँ, उससे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। आप दया करके स्वस्थ हो जाइए। आपके पैरों पड़कर मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। इसके जवाब में सतीश कुछ कहने ही जा रहा था, किंतु सावित्री ने दोनों भावों को सिकोड़कर इशारे से उसे मना किया और चटपट कह उठी, आओ बिहारी, चौका लगा दो। बिहारी लोटे में पानी लेकर आ गया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर आप ही कोठरी के एक कोने को अच्छी तरह धोकर चौका लगा दिया और फिर उसे अपने आंचल से अच्छी तरह पोंछकर सतीश से कहा, जाइए हाथ पैर धोकर धोती बदल डालिए और संध्या पूजा करने बैठ जाइए।
पूजा के बर्तन, पंचपात आदि सभी इस आले में है। कहकर हाथ से वह आला दिखाकर सतीश के असहाय हृदय भार को पूरी तरह से हटाकर बिहारी को साथ लेकर सावित्री बाहर चली गई। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।